अस्सलाम वालेकुम। दिस अस्सलाम वालेकुम वाले एवरीवन। दिस इज फरहान। प्लीज एक कोई कंफर्म कर दे कि आवाज सही है। जी, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। सो लेट्स स्टार्ट, आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर वन हमारा यूएस टैक्स प्रिपेयर का। और बेस इसकी जो बेसिक है वो हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में। तो पार्ट वन जो डिस्कस होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। और सेकंड पार्ट ये लास्ट हमने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया था, बट हम वापस इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल वे में। फिर इसमें जब अंडर आफ्टर हम डिस्कस कर लेंगे बेसिक्स क्या है, इसके बाद फिर इंडिविजुअल टैक्सेशन क्या है, बिजनेस टैक्सेशन किस तरह वर्क करता है। देन फिर वो जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रो कनेक्ट की जो आगे जाके आप लोग सीखेंगे, हम आपको एक्सेस भी देंगे, वो है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन किस तरह वर्क करता है, क्या होता है। और पेरोल टैक्सेशन किस तरह वर्क करता है, इसकी क्या परसेंटेजेस होती हैं। सो आज की क्लास जो है वो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन पे है कि मतलब ये यूएस का टैक्स है क्या चीज़, उसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या उसकी नॉलेज है, क्यों लिया जाता है, कौन सी अथॉरिटी है जो इसको हैंडल करती है। सो यूएस टैक्सेशन बेसिकली जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। लाइक इसको तकसीम किया गया है दो ब्रांचेस के अंदर, एक तो है फेडरल और एक स्टेट टैक्स। अब फेडरल जो है, जैसे कि पाकिस्तान में आप कहें तो जो फेडरल अथॉरिटी है जो इनकम टैक्स वसूल करती है वो है एफबीआर। और बट जो उसके अंदर आता है, जो यूएस में जो अथॉरिटी है जो फेडरल टैक्स कलेक्ट करती है वो है आईआरएस। वो हम इसको आगे जाके भी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, स्टेट टैक्स क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, अब मैं कंपेयर इस तरह करूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए। जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, सिंध की गवर्नमेंट है तो सही है, सिंध हो गया आपके, खैबर पख्तूनख्वा हो गया आपके, बलूचिस्तान है आपका, पंजाब साइड है। सो इस तरह स्टेट यूएस में है यूनाइटेड स्टेट्स, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वो यूनाइटेड यूएसए का नाम स्ट्रक्चर देते हैं कि मुख्तलिफ स्टेट है। और हर स्टेट का टैक्स वहाँ के हिसाब से है क्योंकि वहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, वो स्टेट को रन करती है। सो और फेडरल आईआरएस का स्टेट टैक्स से कोई लिंक नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका स्टेट की पॉलिसी से कोई लिंक नहीं है। स्टेट इंडिपेंडेंट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में, कि वो क्या टैक्स के हवाले से क्या वो रिफॉर्म्स लेके आता है, क्या चेंजेस लेके आता है, क्या चीज़ें नई चीज़ें इंप्लीमेंट करता है। फेडरल उससे बड़ी जिम्मा है। अच्छा अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जी फेडरल टैक्स जो है, जो हमारा बेस है, मेन थिंग फेडरल टैक्स है हमारे लिए। अगर मैं आपको बात करूं कि जी जो प्रो कनेक्टर्स, जो जितने भी टैक्स के सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिन पे लोग टैक्स अपनी डेटा एंट्री करते हैं, टैक्स सबमिट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट किस्म के हैं, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर हैं। उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें एक डेटा एंट्री हमें आनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ कहाँ पे पार्क करनी है, मतलब कहाँ इनपुट करना है, कहाँ उसको हमें डेटा एंट्री करनी है राइट जगह पे। सो अगर सॉफ्टवेयर बाकी आपके लिए काम कर देता है, तो अगर कंपेयर करूं मैं यूएस टैक्सेशन, तो यूएस टैक्सेशन की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशंस अच्छी होनी चाहिए। प्लस इस फाउंडेशन के साथ आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको ये इल्म होना चाहिए, आपके इल्म में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो कहाँ करना है, कहाँ किस जगह करना है। और बाकी वो आप सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा काम कर देगा, आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देगा, आपको रेट्स की फिक्र नहीं है। आपकी नॉलेज में रेट्स होने चाहिए कि फेडरल के जो ब्रैकेट्स हैं वो क्या हैं, स्टेट किस तरह वर्क करता है, उसके रेट्स क्या हैं, बट सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा काम करके दे देगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीइंग आप स्टूडेंट्स को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर रेट क्या है, क्या रेट चल रहा है। वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, बट सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगा। सो हम आगे चलते हैं कि फेडरल टैक्स में क्या क्या आता है। अब हमने डिस्कस किया था टैक्सेशन सिस्टम को, उसके अंदर दो ब्रांचें थी। दो, एक तो था फेडरल टैक्स, एक था स्टेट टैक्स। अच्छा, फेडरल टैक्स जो है उसकी भी ब्रांच है। अब क्या है उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं भाई, इनकम टैक्स आता है और सेकंड चीज आती है पेरोल टैक्स। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फेडरल टैक्स के अंदर। ओके, देन वी उसके अंदर जो इनकम टैक्स के अंदर है,
फिर हम डिफर सब डिवाइड करते हैं जी, इंडिविजुअल टैक्स आता है, बिजनेस टैक्स आता है। अच्छा जनाब, अब इंडिविजुअल टैक्स क्या चीज़ है? इंडिविजुअल, आप इसको पर्सनल टैक्स भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब इनफरादी, अगर इसको लिटरल मीनिंग में देखूं तो इनफरादी है। सो पेमेंट मेड बाय पर्सन टू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर इनकम, मतलब आप यूएस के सिटीजन हैं, लेट्स सपोज आप यूएस के सिटीजन हैं, आप वहाँ यूएस में काम करते हैं, वहाँ के वकील हैं। तो अब आप जो अपनी इंडिविजुअल इनकम पे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने कैमरा जो है वो वीडियो को ऑफ कर दें फॉर बेटर क्वालिटी। थैंक यू। अच्छा जी, सो अब आपने क्या, जो आप अपनी इनकम जो भी कमा रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और उस पे जो आप टैक्स पे करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि वहां की आईआरएस कहलाती है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो उसको जो आप पे करेंगे वो आपका कहलाएगा इंडिविजुअल टैक्स। आप उसको पर्सनल टैक्स भी कह सकते हैं, बट जो मेन टर्म यूज की जाती है, जो नाम यूज किया जाता है, वो कहलाता है इंडिविजुअल टैक्स। और फिर इसके बाद बिजनेस टैक्स आता है, जो भी कॉरपोरेशन है वहां पे, जैसे हमारे पे कंपनी का वर्ड यूज किया जाता है, या वहां पे यूएस में जो वर्ड यूज होता है वो है कॉरपोरेशन का। अच्छा जी, तो हम फेडरल टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे। तो इन उसके फेडरल टैक्स के अंदर दो फर्दर डिवीजन आते हैं, मेन डिवीजन, जो कि इनकम टैक्स कहलाते हैं और पेरोल टैक्स कहलाते हैं। इनकम टैक्स के अंडर में आते हैं इंडिविजुअल टैक्स, जो मैं बता रहा था आप लोगों को, कि जो आप अपनी इनफरादी आमदनी होती है उस पे जो आप पे करोगे टैक्स गवर्नमेंट को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट है यूएस में, और उसकी जो बॉडी है वो आईआरएस कहलाती है, उसको जो आप पे करोगे वो कहलाएगा इंडिविजुअल टैक्स। उसको हम पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। और फॉर्म 1040, ज़्यादा जो टर्म यूज की जाती है यूएस के अंदर, वो फॉर्म 1040 यूज की जाती है। तो इस वजह से जो ज़्यादा टर्म यूज होती है, जैसे आप कहते हुए सुनेंगे इंडस्ट्री में, इंशाल्लाह आप लोग जब आएंगे प्रैक्टिस करेंगे, तो जो ज़्यादा टर्म यूज होगी दैट वो कहलाएगी फॉर्म F1040। 1040 एफ से मुराद फॉर्म, F1040 कहलाएगी वो, राइट। और बिजनेस टैक्स में जब हम आते हैं, जो दूसरा बिजनेस, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेशन आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कंपनीज कहलाती हैं, पाकिस्तान में जो टर्म यूज होती है वो कंपनीज की टर्म यूज होती है। तो वहां पे जो है कॉर्पोरेशन, यूएस के अंदर कॉर्पोरेशन कहलाता है, कॉर्पोरेशन कह लें। अच्छा, पार्टनरशिप भी बिजनेस है, पार्टनरशिप भी आता है। तो वो जो पे कर रहे होते हैं वो बिजनेस टैक्सेशन कहलाता है। जो गवर्नमेंट को जो भी आमदनी है उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, वहाँ की बॉडी लगाती है आईआरएस, वो उस पे जो पे करते हैं वो बिजनेस टैक्स कहलाता है। इसी तरह फेडरल के अंदर पेरोल टैक्स भी आता है। अब पेरोल टैक्स जो है वो, क्यों गवर्नमेंट पेरोल टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट का मेन मकसद ये है कि इस जो पेरोल से, जो आपकी तनख्वाह से जो टैक्स लिया जाता है, जो डिडक्ट होता है, उसमें एम्प्लॉयर आपका, बीइंग आप एम्प्लॉय हो, एक लेट सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, वहां पे काम कर रहे हो, वो और आपका एम्प्लॉयर दोनों सेम परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इनकम टैक्स का। वो परसेंटेज क्या है वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात। सो जो परसेंटेज है वो जो भी है वॉट एवर, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो उसमें सोशल सिक्योरिटी दो टर्म यूज होती है, ये आप जहन में रख लो कि पेरोल टैक्सेस के लिए दो टर्म्स मेन यूज होती हैं। सोशल सिक्योरिटी टैक्स एक होता है और एक मेडिकेयर होता है, जैसे आपके हेल्थ केयर हो गया, आपका इंश्योरेंस कह लें। तो इन दो जो टर्म्स हैं, एक तो सोशल सिक्योरिटी प्लस आपका मेडिकेयर, तो इन दोनों के लिए जो है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। और ये आपको, जो हम कहते हैं ना बाहर मुल्क में यार यूएस में तो बड़े बेनिफिट्स हैं, टैक्स देने का फायदा है वहां पे, तो इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है इस मद में, पेरोल टैक्सेस की मद में जो टैक्स कलेक्ट करती है, जिसमें बीइंग एम्प्लॉय आप, और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, आपका एम्प्लॉयर हो गया वो जिसने आपको जॉब दी है, वो दोनों सेम परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर ये जो एम्प्लॉय है उसके जो है उसकी वेलबींग के लिए, उसकी आसानी के लिए, उसकी फैसिलिटी के लिए, तो ये जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है वहां पे, ये टैक्सेस वहां पे काम आते हैं। सो अच्छा, अब स्टेट टैक्स की बात करते हैं। स्टेट टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो है वो स्टेट फेडरल का को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट के मामले में फेडरल इंटरवीन नहीं करती, स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट। तो जो सेल्स टैक्स है वो
आपके स्टेट टैक्स में आ जाते हैं। स्टेट टैक्स जो है, स्टेट का काम है सेल्स टैक्स वसूल करना। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, मतलब फेडरल बॉडी का काम नहीं है, आईआरएस का काम नहीं है कि वो जो है सेल्स टैक्स कलेक्ट करे। ये वो स्टेट की जिम्मेदारी है। और हर स्टेट का अपना एक परसेंटेज है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सही है जी। आवाज का किसी को इशू तो नहीं है? प्लीज मुझे बता दे कोई एक, अगर आवाज का इशू है तो मुझे क्लियर कर दे। थैंक यू। नहीं सर, आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है सर। चलें, तो इसका मतलब हम वी आर ओके विद वॉइस, राइट? यस सर। थैंक यू जी। सर आई नीड अ लिटिल अटेंशन। जी जी जी। सर आप मेरी आईडी पे क्लिक करके काइंडली मुझे को होस्ट कर दें, ताकि बार बार जो है इंटरप्शन ना हो, मैं क्लास को मॉनिटर कर लूंगा। मोहम्मद आमिर हूँ आईसीटी से सर। ओके गॉट इट। एक मिनट जी। हाँ, टॉप पे आईडी आ रही होगी आईसीटी की, एक और आपके सर अलावा। प्लीज वेट। जी जी बिल्कुल, गॉट इट। आप उस एक पर तो क्लिक अच्छा करके राइट, मुझे उसको होस्ट करना है। को होस्ट कर दें मैं बस। एक को होस्ट कर दिया मैंने जी, बिल्कुल कर दिया जी। जी मैंने कर दिया। थैंक यू सर। सही है जी। चलिए, थैंक यू। ओके थैंक जी, यू। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी। सो फरहान साहब, आपने ये तो कह दिया जी फेडरल टैक्स है, और फेडरल टैक्स जो है, ओके जी, हम जो है इंडिविजुअल टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। बिजनेस टैक्स जो है वो हम फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। एक्सक्यूज मी। तो सर वो देना किस तरह है? सही, आपने ये तो बता दिया जी, ये जो इंडिविजुअल टैक्सेशन जा रहा है, अब उसके किस तरह फेडरल गवर्नमेंट को हम वो प्रेजेंट करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ डालेंगे, हम किस तरह हमारी जो इनकम है, इंडिविजुअल इनकम जो मेरी पर्सनल इनकम है, वो मैं किस तरह रिपोर्ट करूँ, जो आईआरएस है, जो फेडरल गवर्नमेंट कह लें फिलहाल। तो जी उसका बड़ा लेट डाउन प्रोसीजर है। हम, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फॉर्म यूज किया जाता है वहां पे फॉर्म्स यूज होते हैं। जो फॉर्म रिपोर्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को यूज किया जाता है, पर्सनल टैक्स कह लें आप, इंडिविजुअल टैक्स कह लें, इनफरादी कह लें, जो आपकी इंडिविजुअल इनकम पे होता है, वो होता है फॉर्म 1040। जैसे आप 1040, वहां पे यूएस में इस तरह टर्म यूज नहीं आती कि सर 1040 या 1040, इस तरह नहीं कहते। वहां पे जो टर्म यूज की जाती है फॉर्म 1040, F1040 भी लिखा जाता है। फॉर्म 1040 हम यूज जो करेंगे क्लास में टर्म, और प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जो टर्म यूज होगी, इंशाल्लाह आप जब जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे, वो जो टर्म यूज होगी वो कहलाएगी 1040, राइट? तो वो होता है इंडिविजुअल के लिए, पर्सनल के लिए। अच्छा जी फरहान साहब, चले सही है, बहुत अच्छी बात है। अब बिजनेस टैक्सेशन का क्या मामला है सर? वो भी क्या 1040 पे हम रिपोर्ट करेंगे? नहीं जी, आयर्स ने जो है बहुत जबरदस्त किस्म से लेट डाउन प्रोसीजर्स किए हैं, डिफरेंट रिटर्न्स के लिए डिफरेंट फॉर्म बनाए हैं। अच्छा सर, देन फिर बिजनेस टैक्सेशन के लिए कौन सा फॉर्म है सर? बिजनेस टैक्सेशन के लिए है जी सर फॉर्म 1065। अब मैं वही कहूंगा, अर्ज करूंगा कि 1065 भी ना कहें, बेहतर है 1065 भी ना कहें, इट्स बेस्ट टू से फॉर्म 1065। देखिए, हमें यूएस में जो टर्म्स यूज होती है ना, उस तरह अपना स्टैंडर्ड लाना है। सही ना? मैं आपको कहूँ, आप आपकी आसानी है जैसे आप कहते हैं ना, ये नहीं करना। अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये पता है कि इंडस्ट्री में क्या टर्म्स यूज होती हैं। अच्छा, और थोड़ा एक और मैं आपको मशवरा दूं कि देखिए, आप जो है ना एक फॉरेन इंडस्ट्री में सर्व करने जा रहे हैं, राइट? अगर आप इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो अलग बात है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, बीपीओज जो स्पेशली होती हैं, या आप डायरेक्टली किसी सीपीए को अप्रोच करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो आपकी इंग्लिश जो है ना, और आपकी जो टर्म्स हैं, जारगॉन्स कहलाते हैं बेसिकली, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हो उसके सर्टेन लैंग्वेज होती है, सर्टेन टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सर उसकी लैंग्वेज अलग होती है। जैसे अकाउंटेंसी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी टर्म्स अकाउंटिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये टर्म जो है जार्गोन है इंडस्ट्री का, जो कि अकाउंटिंग की इंडस्ट्री में जो होता है, इस तरह इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री के डिफरेंट होगा, मेडिकल इंडस्ट्री का डिफरेंट होगा। तो हमें अपने आप को इक्विप भी करना है। मैं ये नहीं, जैसे किसी की अल्लाह इंग्लिश वीक है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप विलिंग हैं तो ये घबराने की जरूरत नहीं है सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है।
ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह अब तो एप्लीकेशंस बहुत सारी आ गई हैं, बहुत सारे कोर्सेज फ्री में ये यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस हैं जो आप जिस पे इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए आप, अगर आपके अंदर स्पिरिट है ना, आपके अंदर जस्तजू है, तो आप वो अचीव कर सकते हो। कोई वो ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो हमें, जब मैं यूज करूंगा जारगॉन्स भी यूज करूंगा, उसको आपने नोट भी करना है कि मैं क्या टर्म यूज करूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए इंडस्ट्री में ये यूज होता है। सो 1065 इज द राइट वर्ड जो हम यूज करेंगे। फॉर्म 1065, फॉर्म 101065 नहीं, फॉर्म 1065 नहीं, फॉर्म 1065, जैसे फॉर्म 1040। तो ये आप नोट डाउन कर लें, सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, बिजनेस टैक्सेशन के अंदर फिर आता है जी सर ये 1065 के लिए, आप सर किसके लिए सर, मतलब 1065 के सारे बिजनेस के रिटर्न्स हैं उसके लिए नहीं जनाब। 1065 जो है वो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यूज होता है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो यूएसए के अंदर, तो आप जो अपने पार्टनरशिप की इनकम है वो आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे सर, वो आप रिपोर्ट करेंगे फॉर्म 1065 पर। सही है जनाब, क्लियर हो गया जनाब। अच्छा सर मेरी तो 1065 है नहीं, मेरी तो कोई और, मैंने किसी और तरीके से रजिस्टर करवाई है, नो प्रॉब्लम। मेन जो बिजनेस कंपनीज जो फॉर्म होती हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए भी जो कहते हैं ना लोग, पार्टनरशिप नहीं करते इंडस्ट्री में 1065। तो 1065 की जब टर्म यूज होती है, तो जो इंडस्ट्री में काम करने वाला है वो उसको बड़ी क्लियर होती है, अच्छा ये पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर। तो ये सवाल नहीं होगा क्या जी, इंशाल्लाह आप जब सीख जाएंगे, इक्विप होंगे, तो आई होप ये सवाल नहीं होगा सर 1065 क्या है, या 1065 मतलब पार्टनरशिप। इट्स ऑब्वियस, बहुत क्लियर है कि जब 1065 की टर्म यूज होगी तो इसका मतलब होगा पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है। आगे जाके मैं 1065 की टर्म यूज करूंगा इंशाल्लाह, जब फर्दर हम लेक्चर्स अटेंड करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, जब मैं फर्दर पढ़ाऊंगा तो 1065 यूज होगा। तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर फरहान जब 1065 कह रहे हैं, तो इट्स क्लियर कि ये जो बात कर रहे हैं फॉर्म 1065 की बात कर रहे हैं, और फॉर्म 1065 जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होता है। अच्छा जी, अब एक और फॉर्म आता है 1120। 1120 ना के 1120, ना के 1120, क्या टर्म यूज होगी? फॉर्म 1120। अच्छा जी, ये सर किसके लिए, ये कौन से बिजनेस को रिपोर्ट करने के लिए जनाब? ये बिजनेस सी कॉर्प का बिजनेस कहलाता है। जब सी कॉर्प होती, एक टर्म यूज की जाती है एक कॉर्पोरेशन के लिए, सी कॉर्प, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि सी कॉर्प होती क्या है, क्या उसमें, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों सी कॉर्प फॉर्म की जाती है, ये आगे जाके होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बेसिक्स क्लियर करें, फाउंडेशन क्लियर करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जी अच्छा यार ये टर्म्स यूज होती हैं, ताकि आगे जब हम डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी का ना हो कि यार ये 1120 है क्या चीज। तो जब हम बात करेंगे 1120 की, तो हम बात कर रहे हैं सी कॉर्पोरेशन की। और सी कॉर्पोरेशन क्या होती है, क्यों फॉर्म की जाती है जनाब, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके बात करेंगे, आज की क्लास का ये डोमेन नहीं। अच्छा जी सर, चले, मेरी कंपनी सी कॉर्प भी नहीं है, मेरी तो कोई और किस्म की कंपनी है, वो पार्टनरशिप में भी नहीं आती, वो सी कॉर्प में भी नहीं आती। तो जनाब मेन जो मेजर तीन यूज होती हैं उसमें से तीसरी जो है वो है 1120 एस। सर ये 1120 एस फॉर्म है, पर ये किस कंपनी के लिए है जनाब? ये है एस कॉर्प के लिए। एस कॉर्प भी एक टर्म यूज होती है, वो क्यों होती है, कंपनी का मकसद क्या है एस कॉर्प में फॉर्म करना, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस क्या है जनाब, ये हम इंशाल्लाह वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ये प्री मेच्योर हो जाएगा, मतलब बहुत अर्ली हो जाएगा अगर मैं आपको इस ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अभी से दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो हमें चलना है ग्रेजुअली, हमें ये जो कोर्स कवर करना है इंशाल्लाह हम इसमें सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, एस कॉर्प है क्या। बट फिलहाल आप इस फर्स्ट क्लास के अंदर मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, वो ये है जनाब कि आपको ये मालूम हो कि 1120 एस की जब भी टर्म यूज होगी, वो मैं रेफर कर रहा हूँ एस कॉरपोरेशन से। सही है, ये एक बेसिक नॉलेज हो गई, जिसमें आपने क्या सीख लिया। अच्छा जी, फेडरल बॉडी, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि फेडरल बॉडी को डिटेल में। तो आपने आज इस क्लास में जो है
4 फॉर्म डिस्कस की हमने, 4 किस्म के टैक्सेशन, जिसमें से एक है इंडिविजुअल टैक्सेशन, जिसके लिए फॉर्म यूज होता है 1040, जो कि आपके इनफरादी जो आप अपना रिटर्न जमा करवाते हो उसके लिए होता है। 3 बाकी है, 3 और भी हैं, बट वो बहुत वो इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम होते। मेजर जो है वो बिजनेस टैक्सेशन के लिए 3 यूज होते हैं, जो मैंने आज आपको बताया। फॉर्म 1065 जो कि पार्टनरशिप के लिए यूज होता है, फॉर्म 1120 जो कि सी कॉर्प के लिए यूज होता है, और फॉर्म 1120 एस कॉर्प के लिए। ये मेजर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई होप स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि यार ये चीजें जो है ये आपको रट लेनी चाहिए। ये बड़ी बेसिक चीज है। ये आप अभी बहुत सारों को तो अभी जहन में आ गया होगा यार ये चीजें क्या है, बट व्हाट आई वांट, मैं आपसे क्या चाहता हूँ इंशाल्लाह जो फ्यूचर में जो क्लास होगी इंशाल्लाह आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो और आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, फरहान साहब ये सब तो हो गया। आईआरएस क्या है तो फेडरल बॉडी। ये कब पैदा हुई, कब उसने बर्थ ली, तो ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आईआरएस स्टैंड फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, राइट? सही है, ये फेडरल बॉडी है, फेडरल गवर्नमेंट के मातहत ये काम करती है ये बॉडी। अच्छा जी, 1862 में इसकी बुनियाद रखी गई। क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया जी, फेडरल आईआरएस सर्विस इज अ यूएस फेडरल एजेंसी। फेडरल एक फेडरल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, एक एजेंसी है उसकी। इसका काम क्या है, और इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया? जनाब, ये जो है फेडरल टैक्सेस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फेडरल टैक्सेस और फेडरल टैक्स लॉज जो है जितने भी टैक्स रिलेटेड लॉज हैं इनको इम्पोज करे, और फेडरल टैक्सेस जितने भी उसको कलेक्ट करे। इसका काम ये है। सही है, लॉ ऑफ टैक्स से रिलेटेड लॉज जो फेडरल टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स लॉज नहीं। कौन से लॉज? फेडरल टैक्स लॉज। उसको इन्फोर्स करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, पावर कराए कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो टैक्स जो है फेडरल गवर्नमेंट की मद में जो फेडरल टैक्सेस कलेक्ट और जो लोग पे कर रहे हैं उनको कलेक्ट करें, और मेक श्योर करे कि लोग सही तरह से पे कर रहे हैं, उसमें कोई स्किप नहीं कर रहा, कोई चीज धांधली नहीं कर रहा, कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा। तो उसको भी इनको मेक श्योर करना है, इनको ये चेक करना है कि ये कोई ये रेस्पॉन्सिबल है, ये बॉडी रेस्पॉन्सिबल है कि कोई 2 नंबरी ना हो। और ये यूएस में मैं समझता हूँ शाज और नादिर है कोई टैक्स पे ना करता होगा, क्योंकि उनका सिस्टम इतना रोबस्ट है, इतना कंट्रोल सिस्टम है कि कोई स्किप नहीं कर सकता। पाकिस्तान में शायद चल जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी टैक्सेबल इनकम होती है बट वो नहीं पे कर रहे, पर वहाँ का सिस्टम बहुत रोबस्ट है, आपको कैच कर लेंगे। आपकी सारी डिटेल्स आईआरएस के सिस्टम में होती है, बिकॉज वो फेडरल से कनेक्टेड है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। आप टैक्स चोरी करना क्लोज टू इम्पॉसिबल मैं कहूँगा। अच्छा जी, आरएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑडिट्स। मैंने जैसे बताया कि कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहा, तो उसका ऑडिट भी जिम्मेदारी है, तो उसका ऑडिट करना कि जो टैक्स आ भी रहा है वो सही आ भी रहा है, नहीं आ रहा। हर बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत एक तरह से जो वेब कहते हैं ना, वेबसाइट कनेक्शंस, तो इस तरह कनेक्टेड है सारे सिस्टम, आरएस के सिस्टम से बड़े कनेक्टेड है। आप स्किप नहीं कर सकते, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, आपकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो किस तरह आईआरएस को रिपोर्ट होती है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, तो वो किस तरह आईआरएस को रिपोर्ट होता है। तो बहुत चेक एंड बैलेंस है, वो आगे का हमारा सब्जेक्ट है, आज का नहीं। अच्छा, आईआरएस ऑडिट का रिस्पॉन्सिबल करता है, क्योंकि अच्छा क्यों बहुत सारे लोग क्लेम भी कर रहे होते हैं। क्लेम जैसे ये है कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लेम ये होता है कि आपको कोई बेनिफिट मिल गया, आपने जो टैक्स पे किया है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल गया। अभी मैं क्रेडिट्स की टर्म वो ज्यादा यूज नहीं कर रहा, वो टर्म बेसिकली क्रेडिट्स की टर्म यूज होती है, पर मैं बेनिफिट एक आसान लैंग्वेज में बेनिफिट कह रहा हूँ। मतलब आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है, जितना आपको टैक्स पे करना था उतना आपको करना नहीं पड़ा, आपने पे कर दिया, बट आपको बेनिफिट और मिल गया। तो मालूम ऐसा हुआ कि आपको आईआरएस रिफंड भी कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे मामला हैं, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं अगर अपनी प्रैक्टिकल बात करूं तो एक क्रेडिट आईआरएस ने केयर्स एक्ट आया था, CARES केयर्स एक्ट आया था, वो मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। तो उसमें भी बहुत सारे रिफंड मिले थे, मतलब मिलियंस। मतलब मैं अगर अपनी पोर्टफोलियो की बात करूं तो मिलियंस में वो क्रेडिट्स क्लाइंट को हमने सेव करके दिए हैं, जो कि
टैक्स सेविंग के प्लानिंग के अंदर आता है। तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए, उसको डिटेल में जाना। नेक्स्ट एक जर्नल बात कर रहा था आपसे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप टैक्स क्लेम भी कर रहे हो, तो या जो आप टैक्स पे कर रहे हो आईआरएस को, वो सही पे कर रहे हो नहीं पे कर रहे हो। ऐसा हुआ 2 नंबरी आपने कर दी, मतलब आप 2 जगह नौकरी कर रहे हो। आपने जो आईआरएस को रिपोर्ट किया एक जगह गया, बट आईआरएस आपको पकड़ लेगा ऑडिट में कि यार आप, ये आप जो इनकम है आपकी हाइड करता है। ऐसा होता है बहुत, मतलब आईआरएस का ऑडिट बहुत, वो मैंने कहा ना जैसे बहुत एडवांस सिस्टम है, बहुत गहरी नजर है इनकी, हर चीज पे कंट्रोल किया हुआ है। आप मतलब छुपा नहीं सकते। देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कौन सी इनकम आपको शो करनी है, बहुत एक लेवल है इनकम का कि वो आप सेव कर सकते हो, बट वो आप उसमें नहीं। सो अच्छा, अब मैं आपको आईआरएस का जो है ना वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। आईआरएस की वेबसाइट इस तरह की है, लिंक भी दिया हुआ है, स्लाइड्स आपको जब मिलेंगी आप उस लिंक पे जा सकते हैं। आप सिंपली लिखेंगे आईआरएस। ये आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का जो है वेबसाइट है। इस पे आप देखेंगे सारी, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है। खाली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आईआरएस की वेबसाइट दिखती किस तरह है। ये बहुत रॉ। सर जी आवाज नहीं आ अस्सलाम रही। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इशू आ गया है। तो जिसकी वजह से सेशन जो है थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी होगा। उसके लिए मैं थोड़ा सेशन शॉर्ट मजबूरन करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्निकल इशू है। तो हम जितना मैं मैनेज कर सकूंगा आज करूंगा इंशाल्लाह। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखना है, राइट। आवाज क्लियर है? आवाज के साथ कोई इशू तो नहीं है? प्लीज कोई एक बता दे मुझे। ये आवाज बिल्कुल ठीक है। थैंक जी यू। सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, आवाज ओके। चलो जी, थैंक यू बॉस। चलो जी, लेट मी कंटिन्यू। तो अच्छा, हम आईआरएस की बात कर रहे थे, उसकी वेबसाइट की बात कर रहे थे। तो वेबसाइट पे ये मैंने लिंक दिया हुआ है, आप अगर प्रेजेंटेशन जब आपको मिलेगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आईआरएस की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो स्क्रीन में मैं शेयर कर लेता हूँ। तो जनाब ये आईआरएस की वेबसाइट है। एक बताने का मकसद ये कि आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह की है। बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बट आपके लिए अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इसको एक्सप्लोर करना। बट लिंक आपको मालूम होना चाहिए आईआरएस की वेबसाइट दिखती किस तरह है, क्या मामला, राइट। तो लिंक प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, आप जाके उस पर क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक है, आप उस पर जाके फिर देख सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। जी जनाब, आईआरएस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि फेडरल टैक्स का जो सिस्टम है। सर आपने ये बता दिया कौन से फॉर्म है, बॉडी बता दी आपने। अच्छा जनाब, आईआरएस डील करती है, तो अब सर ये बता दें कि काम टैक्स किस तरह करता है, उसका सिस्टम वर्क किस तरह करता है। जी आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अजीब, तो जो फेडरल इनकम टैक्स हमने बात बता दिया क्या है कि आईआरएस की जिम्मेदारी है कि जी वो इम्पोज करे और कलेक्ट करे, सही ऑडिट भी करे, और फेडरल रिजर्व में जाके जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो जाके फेडरल गवर्नमेंट को दे दे। अच्छा जी, वो फिर उसमें क्या किन किन से वसूल करना है जी? एनुअल अर्निंग पे ही वसूल होता है टैक्स, आपकी सालाना आमदनी पे लगता है, हर महीने नहीं लगता है। एक पूरे साल की आमदनी देखी जाती है, पर उस पर परसेंटेज लगती है। तो एनुअल अर्निंग किसकी होंगी, किस 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 पे आईआरएस जो है किस किस से वसूल करेगा? जो कि इंडिविजुअल्स हो गए उनसे वसूल करेगा उनकी सालाना इनकम पे। अच्छा, कॉर्पोरेशन में जैसे हमने कहा कि जी हमारी एस कॉर्प आ गई, सी कॉर्प आ गई, और आपकी पार्टनरशिप बिजनेस आ गए, ट्रस्ट भी होते हैं, और भी मुख्तलिफ लीगल एंटिटीज होती हैं, उससे भी आईआरएस वसूल। ट्रस्ट के लिए एक अलग फॉर्म यूज होता है 1041, वो हमारे डोमेन में नहीं है, बट उसके लिए भी एक फॉर्म यूज होता है। 1041 भी होता है जो कि यूज होता है। इसके अलावा 990 भी होते हैं, और भी मामला हैं, उस पर नहीं जाते अभी। हमारा मेन स्कोप है, मेन बिजनेस जो 3 फॉर्म यूज होते हैं, 4, इसमें एक इनफरादी आ गया इंडिविजुअल, और बाकी 3 बिजनेस के आगे हम वो डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स का वो है, जो मेन वो है। अच्छा जी, फेडरल इनकम टैक्स अप्लाई टू ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्निंग दैट मेक अप टैक्स पेयर इनकम। जैसे किस पे लगता है जी? आपके जो टैक्स है वो, जो फेडरल इनकम टैक्स है वो किस पे लगेगा? आपके टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, आपकी ग्रॉस इनकम पे नहीं लगेगा।
जो आपने टोटल आमदनी कमाई है फुल, उसमें उससे उस पे नहीं लगेगा, उसमें जो अखराजात होंगे और चीजें भी आएंगी, डिडक्शंस भी हैं, सही है, क्रेडिट्स भी हैं। तो टैक्सेबल इनकम की एक टर्म यूज होती है, टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पे टैक्स लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लें कि जनाब टैक्स जो है वो किस पे लगेगा, वो लगेगा आपके टैक्सेबल इनकम पे, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। टैक्सेबल इनकम पे जो है आपका टैक्स, फेडरल टैक्स रेट अप्लाई होता है। अच्छा, और इस फेडरल टैक्सेबल इनकम के अंदर से कौन कौन सी चीजें आती हैं जी? आपकी वेजेस आती हैं, आपकी सैलरीज हो गई। वेजेस और सैलरीज में फर्क है। मतलब वेजेस में हम ये कहते हैं कि जी दिन की दिहाड़ी, जिस तरह हमारा दिहाड़ी वाला आदमी है जी, तो वो आ गई। अच्छा, तनख्वाह वाला आदमी, वो सैलरीज कह लें। कमीशन भी होते हैं, बोनसेस आपने जो अर्न किए उस पर भी लग जाएंगे, टिप्स आपको कोई मिली है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर भी लगती है, और भी बहुत सारी अर्न इनकम होती है उस पर भी अप्लाई होती है। बट फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जनाब टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कि आपका जो है जो टैक्स है वो किस पे लगेगा, आपकी टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। और वो टैक्सेबल इनकम में क्या क्या आता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, अब आप आते हैं कि फेडरल को तो आपने डिस्कस कर लिया। रेस कर दूं प्लीज? अच्छा जनाब, ये तो बात हो गई कि फेडरल जो है, फेडरल क्या होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फेडरल इनकम टैक्स किस तरह वर्क करता है, ये हमने बात कर ली किन किन चीज़ों पे लगता है। अब हम आ जाते हैं कि फेडरल इनकम टैक्स के रेट क्या है। सर सही है, आपने कह दिया टैक्सेबल इनकम क्या है, हमें समझ में आ गई, वो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। समझ में आ गया सर, ये टैक्सेबल इनकम है। अच्छा सर, वो मतलब रेट क्या है, क्या मतलब ये कोई फिक्स अमाउंट है जिस पर टैक्स ले लिया जाएगा, या कोई परसेंटेज है, क्या मामलात है? अच्छा, पहले आप ये समझ लें कि जो फेडरल, यूएस का जो फेडरल इनकम है ना, इसका जो टैक्स लगाने का जो सिस्टम है, जिस तरह टैक्स लगता है वो कहलाता है प्रोग्रेसिव। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें, जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, प्रोग्रेसिव। लास्ट हमने क्या देखा, टैक्स इस पे लगता है टैक्सेबल इनकम पे, सही है, उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा जी सर, वो किस रेट से लगेगा, वो सिस्टम क्या कहलाता है, कोई फिक्स अमाउंट है क्या? सब जितने भी हैं, हर किसी को कोई फिक्स अमाउंट पे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, परसेंटेजेस हैं। पर सर वो परसेंटेजेस किस तरह है, तो जो सिस्टम कहलाता है फेडरल, यूएस फेडरल का जो रेट का सिस्टम है वो कहलाता है प्रोग्रेसिव। सर ये क्या चीज? तो जनाब ये चीज वो है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्सेबल इनकम, इनकम आई मीन टैक्सेबल इनकम बढ़ती जाएगी, तो साथ साथ रेट भी बढ़ता जाएगा। और जैसे पाकिस्तान में भी इसी तरह है, आपकी इनकम बढ़ती है, स्लैब्स कहलाते हैं, टैक्स ब्रैकेट्स कहलाते हैं, तो आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है। तो इस चीज को कहते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम, प्रोग्रेसिव सिस्टम कहलाता है ये। तो जो जो जैसे आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ती रहेगी, आपका टैक्स का ब्रैकेट और परसेंटेज, मतलब ब्रैकेट से मुराद परसेंटेज भी ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी। उसके ब्रैकेट्स बने हैं, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ, ये जैसे आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी, आपका परसेंटेज रेंज भी चेंज होती है। वो फेडरल इनकम, फेडरल टैक्स का जो इनकम टैक्स का रेंज है वो 10% से शुरू होता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 37%। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लें। यूएस फेडरल टैक्स का सिस्टम इंडिविजुअल पे क्या है, प्रोग्रेसिव है। और आपका जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्सेबल इनकम पे लगता है। प्रोग्रेसिव से क्या मुराद है, प्रोग्रेसिव से मुराद है जो ही जो आपका इनकम बढ़ती रहेगी, आपका टैक्स का रेट भी, या टैक्स जो है आपका रेट, वो भी बढ़ता रहेगा। अच्छा जनाब, ये हो गया। तो रेंज क्या है जनाब, फेडरल इनकम टैक्स की जो रेंज है वो 10% से लेके साढ़े 37, 37%, 10% से 37% के अराउंड है। अच्छा जी, ये हो। अब उस जो जो इनकम रेंजेस होती हैं उस वो कहलाते हैं ब्रैकेट्स। द इनकम रेंजेस टू विच द रेट्स अप्लाई आर कॉल्ड टैक्स ब्रैकेट्स। उसी के अंदर एक एक स्टैंडर्ड बना दिया है, एक ब्रैकेट बना दिया, जो कि अभी मैं बताता हूँ आपको। उसमें जो है, एक मिनट जी। ये है टैक्स ब्रैकेट। ये एक यार्ड स्टिक है, मतलब एक आप कह लो
नापने का एक वो है, स्टैंडर्ड है। मैं यार्ड स्टिक की टर्म यूज करता हूँ, जिससे आप अपने ये जो है, ये जो टैक्स ब्रैकेट है, ये अभी 2022 और 2023 के लिए भी है। अब जो टैक्स ये 2023 स्टार्ट होगा। अच्छा जी, तो टैक्स रेट जो है, इसमें आपके डिफरेंट स्लैब्स बने हुए हैं, ब्रैकेट्स बने हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स ब्रैकेट। अच्छा, इसमें टर्म भी होती है, सिंगल फाइलर क्या होता है जी, मैरिड फाइलर क्या होता है, मैरिड कपल फाइलिंग सेपरेटली क्या होता है, हाउस ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है। इनके हिसाब से ये सारा जो है परसेंटेजेस बनी हुई है और इनके इनकम लिखी हुई है। लेट सपोज, अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए मैं आपको खाली सिंगल फाइलर की मिसाल दे रहा हूँ। ये आगे क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या किस तरह वर्किंग होती है। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मिसाल है, एक बंदा जो अकेला है, इनफरादी है, जैसे एक बंदा है जो बैचलर है, ये जो वो जो है वो अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, सही, आईआरएस में फेडरल फाइल कर रहा है। तो उसकी इनकम अगर 10,000, $10,275 या उससे कम है, उससे कम है, तो वो 10% टैक्स पे करेगा। अच्छा, उसका अगर ब्रैकेट बढ़ जाता है, मतलब उसकी लेट से वो साला, ये सारी सालाना इनकम की बात हो रही है। ये जो इनकम है ये सालाना है, सही है जी। ये इनकम जितनी भी है सालाना की बात हो रही है, ईयरली। मैंने कहा ना, एनुअल बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है। तो अगर अब, अच्छा, इसकी अगले साल लेट सपोज फिर उसकी सालाना इनकम बढ़ जाती है। अच्छा, अब क्या है, वो 10,000, 10,275 से बढ़ के बिटवीन 10,276 से लेके 41,775 अगर आ जाती है, तो फिर वो 12% पे करेगा। तो इस तरह ये ग्रेजुअल बढ़ रहा है। और लास्ट में आप देखें, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम परसेंटेज जो है 37% है। मैक्सिमम परसेंटेज जो है 37 है। मतलब क्या है कि सिंगल की बात हो रही है, अभी इसकी बात हो रही है, सर, सिंगल की। मकसद क्या है, अगर उसकी सालाना आमदनी, सालाना इंडिविजुअल इनकम जो है, जो उसकी 1040 पे जो रिपोर्ट हो रही है, वो अगर 539,900 से बढ़ जाती है, तो मैक्सिमम क्या है जी, 37%। राइट। अच्छा जी। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था सर। जी, देखिए, अभी बीच सर में उनका जो प्लीज टैक्स सवाल ना रेट। करें, मैं अभी आपको सबको परमिशन दूंगा। ओके ओके। चल, आप कर लें, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप कर लें, फिर मैं और क्वेश्चंस देता हूँ जी, क्योंकि अभी यहाँ तक काफी है, बिकॉज आगे अगर मैं कवर करूंगा तो एक टाइम कांस्टेंट भी है, बिकॉज कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी, आप पूछ लें प्लीज, आपका नाम बताइए जनाब। अब्दुल कुदूस से बात कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम अब्दुल वालेकुम कुदूस, फर्स्ट ऑफ ऑल। फरमाइए। सर एक्चुअली, जी नहीं सर, एक्चुअली मैं ये टैक्स रेट सॉरी। को देख रहा था इनके। सर मुझे ये जानना था, जिस तरह हमारे फाइनेंशियल ईयर हमारा सेपरेट होता है, तो इनका यूएस, तो इनका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? और फाइनेंशियल ईयर जन बहुत टू अच्छा सवाल है। दिसंबर चल रहा फाइनेंशियल होता ईयर है जनवरी से इनका। शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। फाइनेंशियल हमारा पाकिस्तान में डिफरेंट है। ठीक है। हमारा शायद गालबन जून से हाँ शुरू जी। होता है, जुलाई से जून होता है, गालबन ऐसा ही है। जुलाई टू जून। जी। यस। और जी सर, जी जी। हाँ जी। और इनका हाँ जो है जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर इनका टैक्स ईयर होता है। जी। ओके। और सर ये हमारा ये जो इस साल की जो हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, वो 2023 की करनी है यूएस के लिए, ऐसे ही जी, है? अब जो होगा 2024, जो ईयर होगा 2024 होगा, बट फाइलिंग जो होगी वो 2023 की होगी। अभी 16 अक्टूबर को फाइलिंग एंड हुई है, जिसमें हमने जो है ईयर 2022 का फाइलिंग की थी सर। ठीक चार है। एक जनरल नॉलेज के लिए, हमारे लिए बीइंग यूएस टैक्स प्रिपेयर, यूएस टैक्स स्पेशलिस्ट कह लें आप, जो कह लें, उनके लिए जी सर। मैं कहता हूं कि 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास काम है, तो वो तो बड़ा इन्वायरमेंट भी टफ होता है। वो 4 महीने में एक मार्च आता है, एक अप्रैल आता है, सही है, और एक होता है ओके। सितंबर और एक होता है अक्टूबर। क्योंकि ये अमूमन आयर्स की लेट डाउन डेट्स हैं, आप आयर्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मार्च, लाइक 15 मार्च होता है, कुछ अगर वीकेंड आ जाए तो डेट आगे की तरफ चले जाती है। तो फॉर द नॉलेज आप भी समझे, मिड ऑफ मार्च, 15 मार्च हो गया, इस तरह 15 अप्रैल हो गया। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2 महीने ही इंपॉर्टेंट समझे ना, क्योंकि फरवरी से ही काफी वर्क, जैसे आपकी आपकी जो है बैक एंड फोर्थ काम शुरू हो जाता है। और फिर आपके पास आता है
ठीक है। सितंबर 15, अगर वही वीकेंड कोई आया था तो डेट आ, जैसे इस दफा 15 सितंबर था, बट 16 अक्टूबर डेट थी, हालांकि होती 15 अक्टूबर है। क्यों? बिकॉज वीकेंड आ गया था बीच में, तो वो 15 को नहीं थी। 15 वॉज संडे, संडे था 15 अक्टूबर, तो डेट जो चलेगी थी वो 16 अक्टूबर को चलेगी थी। इस तरह अगर 15 अक्टूबर सैटरडे को होता तो डेट चले जाती 17 अक्टूबर में, 2 दिन का लेवरेज मिल जाता। चले जी, आगे चलते हैं जी। ठीक है। मैं एक अब्दुल कुदूस, यू आर डन। अच्छा जी, अब्दुल रहमान साहब, सॉरी आमिर रहमान, आपका कोई सवाल? अनम्यूट करके सवाल कर लें। देखिए वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, No, बहुत sir. शॉर्ट I टाइम am है, तो okay now. एक सवाल कीजिएगा और शॉर्ट, इंशाल्लाह आगे की क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमने क्लास आज इस वजह से कंडक्ट की है कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें एक और क्लास चाहिए, एक्सपीरियंस करना है, तो हमने एक और क्लास आज रखी। अदरवाइज फॉर द अपडेट, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक होगी। तो इस संडे नहीं होनी, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीकेंड पे जो है, जो कमिंग वीकेंड होगा, लाइक सैटरडे हो गया, संडे को क्लास नहीं होगी, फिर जो कमिंग होगा आगे उस पर क्लास होगी। तो आज क्लास इस वजह से थी कि स्टूडेंट बहुत सारे रिक्वेस्ट करे थे कि एक क्लास और हो जाए, तो हमने कहा कि एक लेक्चर, एक तकरीबन एक सेशन आज कवर कर लेते हैं। जी आमिर रहमान प्लीज। No question from my side, sir. चलें, Thank you. और कोई सवाल प्लीज, थोड़ा शॉर्ट सवाल हो, और जो टॉपिक अभी हमने कवर किया उससे रिलेटेड हो, क्योंकि ओरिएंटेशन में हमने काफी सफिशिएंट सवालों के जवाब दे दिए थे। तो रिलेटेड टॉपिक से ही सवाल करें और थोड़ा शॉर्ट प्लीज कर लें, बिकॉज अब जी, जी अवेश सर मैं अवैस क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने रिसेंटली कुछ अमेजोन का कोर्स किया था, मेरा यूएस में लिंक्स हैं, तो उसमें एक होता है लाइफ टाइम मेंटोर देते हैं। तो अगर हम ये कोर्स करते हैं और हमें कहीं प्रॉब्लम्स आती है, कोई हमें क्लाइंट वहाँ का मिलता है, तो उसमें आप हमें हेल्प आउट कर देंगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद? देखिए ये जो है ना, ये बेस्ट जो आपको जवाब देंगे ना, आप मैनेजमेंट से पूछ लें, क्योंकि ये मैं शायद जवाब सही ना दे पाऊँ कि वो किस तरह आपको जो है सपोर्ट देंगे ना। ड्यूरिंग द कोर्स कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वी आर अवेलेबल, बट उनकी जो आफ्टर सर्विसेज हैं वो आपको मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगी, राइट। हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा ग्रुप हो, बट मैं इट विल, ये अभी थोड़ा प्री मिच्योर हो जाएगा, बट ये है कि आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा कि वो क्या सपोर्ट करते हैं इस हवाले से, राइट आमिर? जी थैंक सॉरी यू। अवेश, अवेश जी। चले जी, और कोई प्लीज सवाल करना चाहे रिलेटेड टू द टॉपिक? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सलमान। जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ मर्दान से। जी सर सलमान। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने कहा कि मार्च और अप्रैल जो है ना ये इसमें लास्ट डेट होती है ना, और सितंबर और अक्टूबर लास्ट की आपने बात। लास्ट से मुराद ये था एक्सटेंशन फाइल की डेट, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स की, मैंने कहा ये नहीं कहा कि लास्ट होती हैं। लास्ट तो जो होता है उसमें डिटेल है, तो वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि कौन कौन सी डेट्स क्या क्या कवर करती है, पर इंपॉर्टेंट डेट की बात है कि बिजी सीजन होता है हमारा, क्योंकि पहला फेज सही जो होता है सही। मार्च और अप्रैल का, उसमें भी हम फाइलिंग करते हैं, एक्सटेंशन भी फाइल करते हैं। तो एक्सटेंशन से फायदा ये होता है कि हमें 6 महीने का जंप मिल हम्म। जाता है, एक सेफ पीरियड मिल जाता है अच्छा। जिसके अंदर हम फर्दर, पर लास्ट डेट जो होती है ना इंडिविजुअल, जैसे अब मैं बताऊंगा तो आपके ऊपर से चली जाएगी, अभी तो हम आप बस इंपॉर्टेंट डेट्स को अंदाजा करें कि इंपॉर्टेंट मंथ्स जो होते मैं हैं जो, सर जी 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 जी। सलमान प्लीज। पाकिस्तान में मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ ना, टैक्स के कंसल्टेंट हूँ, तो यहाँ पर तो 30 सितंबर को अभी 31 अक्टूबर तक चला गया, फिर एक्सटेंड नहीं की, तो जिसने नहीं वहां पे थर्टी फिक्स फर्स्ट है। को दोबारा जी एक्सटेंशन, जी, वहां भी हमारे फिक्स मैंने, है ना इस तरह? जी लेकिन वहां वो पे फिक्स है, वही कहना, बड़ा जी रोबस्ट किस्म का सिस्टम है उनके पास, उनकी डेट्स फिक्स होती हैं। सही। और ये कभी इनमें चेंज, मैं कह रहा और चेंज वो कब आता है डेट में, मंथ चेंज नहीं होता, डेट चेंज आती है कि कोई वीकेंड पे आ जाए डेट, इस वजह से। अदरवाइज मतलब आप हिस्ट्री देख लें, अगर आज से 5 साल की हिस्ट्री देख लें आप, तो डेट्स यही रही हैं, अनटिल एंड मंथ्स तो फिक्स ही हैं। डेट्स में वेरिएशन वीकेंड की वजह से, या कोई उनकी अपनी कोई वहाँ की डेजिग्नेटेड हॉलीडे आ गई, कोई ऐसी छुट्टी गवर्नमेंट फेडरल हॉलीडे आ गई, इस तरह की चीजें, तो आगे एक दिन आगे हो जाता है, इस तरह होता है। अदरवाइज ये नहीं कि मंथ चेंज हो। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि अच्छा। अनाउंसमेंट बड़ी लेट होती है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने फिक्स्ड क्लोजिंग डेट रखी हुई है कि ये लास्ट डेट बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में होती है ना, एक्सटेंशन नहीं, वगैरह कुछ नहीं है, जिसने एक्सटेंशन करनी है एक्सटेंशन के लिए बेस्ट ये कि आप मार्च में या अप्रैल में, उसमें भी इंडिविजुअल। फॉर्म्स पे डिपेंड करता है कौन से फॉर्म्स की एक्सटेंशन डेट कौन सी है, वो मैं आगे जाके अच्छा इंशाल्लाह बताऊंगा। बट सही है, ऐसा नहीं है कि थैंक यू। आपके अगर आपने लेट फाइलिंग की, जैसे 15 अक्टूबर इंडिविजुअल के लिए थी और सी कॉर्प के लिए थी, मिसाल है ये 16 अक्टूबर, जी
आप किसी ने नहीं किया फाइल तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी भी सही है, अबेट हो जाती है अगर फर्स्ट टाइम हो उसकी। मैं कह रहा हूँ वो बहुत डिटेल चीज़ है, अभी फिलहाल अभी सही, बहुत समझ गया, आप लोग समझ देख गया। लेंगे। थैंक यू, थैंक नो यू। प्रॉब्लम जी। जी और भी सवाल करना चाहे टॉपिक से रिलेटेड प्लीज, जो आज की क्लास है उससे रिलेटेड सवाल करना है, क्योंकि आज हमने बेसिक जी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, तो किसी के सवाल है तो वो इन्फॉर्मेशन प्लीज पूछना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जी मेरा सलाम। टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस पूरी क्लास से रिलेटेड है कि जब आप नेक्स्ट वीक से क्लास शुरू करें तो काइंडली माइक एक ऐसा लीजिएगा जिससे आप हमें आपकी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आ सके। अब जी आपके जी जो बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। पार्टिसिपेंट हैं आई तो हैव, मेरे उनकी पास था आवाज़ बट, क्लियर आ रही है? जी जी सॉरी जी। अच्छा जी मेरे पास है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ग्लिच आ रहा है उसकी वजह से, बाकी आप उससे बेफिक्र है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल मेक श्योर कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, वॉइस का मसला ना हो। थैंक यू। जी प्लीज अस्सलाम एनीवन वालेकुम। एल्स। जी फैसल प्लीज। अच्छा सर, ये बीच पे जो इंटरप्शन हुई थी उसकी वजह से फिर बाद में कनेक्ट नहीं हो सका, तो जी जी मेरा तो अभी जाके कनेक्ट हुआ, तो वो जो टाइम लॉस हुआ उसको फिर मैं कैसे सर मैनेज रिकॉर्डिंग, करूंगा सर अभी? फैसल रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी ना, रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, ओके ओके सो इंशाल्लाह ओके। ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी जी फहद प्लीज। जी फहद यू कैन अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। एक बार तो फीडबैक दे दूं कि आवाज़ जो है वॉइस आपकी बिल्कुल ठीक रही है, जी अपार्ट थैंक ऑफ यू। दैट ग्लिच जो 5 से 10 मिनट पहले आया था, ठीक है। सॉरी फॉर और दैट, वो दूसरी एक बात, टेक्निकल ग्लिच आ गया था, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट परफेक्ट नोटेड। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन जी है, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये है कि जब हमारी जो क्लासेस होंगे तो जी जी उसमें जो सेशंस होंगे वो तमाम रिकॉर्डेड होंगे, वो शेयर जी किए जी जा सकते हैं बिल्कुल, ताकि हमारे बाद में। डेफिनेटली डेफिनेटली ऑलराइट, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डोंट यू नीड नो वरीज अबाउट थैंक यू, दैट्स इट। दैट। थैंक यू एनी जी। और जनाब, या कोई टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या इतना अच्छा समझा दिया मैंने शायद कि आप लोगों को माशाल्लाह कोई इशू नहीं नहीं, आ रहा। बाकी आपने बहुत अच्छा समझा दिया, और तो इसमें सिर्फ फॉर्म्स के जो है चीज़ें हमारी डिस्कस हुई हैं, और इसमें टाइप्स कौन सी हैं टैक्स के हवाले से, और जी यहाँ जी। पर जो ब्रेकअप टैक्स ब्रैकेट का जो इस वक्त आ चुका है, ये भी बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा ये सॉफ्टवेयर आपके अल्लाह। लिए सब कर देता है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। मैं आप मतलब ये रोड लर्निंग वाला नहीं है, लिटरली मुझे इतने प्रैक्टिकल हो गए ना, मैंने भी कभी बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स पे तवज्जो नहीं दी। शुड बी इन योर नॉलेज, आप हजरात की नॉलेज में होना चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर आजकल के इतने रोबस्ट है ना, जो यूएस टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर हैं, आपकी जिंदगी, आपको हम्म, बस राइट थिंग राइट डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए कि क्या चीज कहाँ इनकॉर्पोरेट करनी है, इनपुट करनी है। सॉफ्टवेयर आपको सब करके देता है। बस हमारा मेन मकसद, जब भी हमने कहा ना ये जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल है इसी वजह से कि आपको सर मेरा वो आपसे एक फिक्र करने की क्वेश्चन है। जरूरत नहीं है कि सौ यार ये रेट याद होना चाहिए क्या है, वो हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर मेजोरिटी ऑफ द वर्क जो है ना वो सॉफ्टवेयर करके आपको देता है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कहाँ राइट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ताकि टैक्स प्लानिंग के हवाले से या टैक्स ज्यादा तो नहीं लग रहा, ये चीजें बड़ी एक्सपीरियंस के साथ साथ इंशाल्लाह आप और लर्न करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी रमजान। सर आपने शुरू में टैक्स अच्छा फॉर्म्स सर। बताए थे। प्लीज रमजान को बात करने दें, अभी रमजान कर लें फिर आप दूसरे कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम रमजान जी वालेकुम, फरमाइए। रमजान बात कर रहा हूँ। जी रमजान। अच्छा सर, ये बताइए, ये लास्ट ब्रैकेट जो है, इनकम टैक्स ब्रैकेट टू हेड ऑफ हाउस होल्ड पिलर्स ना। जी जी जी। अच्छा, सम टाइम वो हाउस होल्डर जो है, हाउस होल्ड जो है वो बिजनेस भी रन कर रहा होता है, हम्म। तो उस सूरत में क्या होगा? मतलब वो एज ए हाउस होल्ड अपनी रिटर्न फाइल करेगा, या एज ए बिजनेस मैन या देखिए वुमेन बिजनेस में फाइल मैं वो करेगा? आपको आगे जाके या बताऊंगा रमजान, अभी ये हम इंडिविजुअल की बात करें, और बिजनेस कौन से बिजनेस की रिटर्न है, इनकम है जो बिजनेस इंडिविजुअल रिटर्न में रिपोर्टेड होती है, वो आगे जाके टॉपिक है ना। अभी ये बहुत प्री मेच्योर सवाल होगा क्योंकि इसके लिए पीछे डिटेल है, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा अच्छा आपको पहले। अगर मैं अभी समझाऊंगा अच्छा। तो वो समझ में भी अच्छी तरह नहीं आएगा और आप क्लियर भी नहीं होगे, तो ग्रेजुअल स्टेप्स लेने हैं। देखिए सब चीजें इंशाल्लाह आपको ये पता, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि यार बिजनेस किस तरह, क्योंकि उसमें भी नेचर डिफ्रेंशिएट करती है ना, कौन से बिजनेस के हैं जो कि रिपोर्ट होंगे 1040 के अंदर, कौन से अलग से होते हैं, तो वो आगे की अच्छा क्लास होगी ठीक है, इंशाल्लाह। चलो सही ठीक जनाब। है, ठीक है। हाउस थैंक यू होल्ड की बॉस। इनकम में, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसमें उनकी बिजनेस इनकम भी सम टाइम शामिल होती है ना वो कुछ। हाँ वो बताऊंगा कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, जी क्या जी होता है जी, वो ठीक है ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू। जी अम्मार, यू कैन गो अहेड।
फहद आपका अस्सलाम सवाल आई वालेकुम थिंक हो गया, आपका हैंड सर। रेज है, ये तो मुझे काइंडली मालूम इफ यू डोंट करना माइंड था वो कर। जी जी। सर, ये जो ब्रैकेट फॉर सिंगल फाइलर्स है ये सैलरीड पर्सन का है इनकी कैटेगरी या नहीं नहीं नॉर्मल इनकम के नहीं, लिए? देखिए ये टोटल आपने इनकम टैक्सेबल इनकम है बेसिकली ब्रैकेट। अब आपने वो टैक्सेबल इनकम अपनी सैलरी से कम, वेजेस से कमाई है, सैलरी से कमाई है, और कोई फैक्टर्स हैं उससे कमाई है, वो सब रिपोर्ट यहाँ पे होगी। जैसे मैंने आगे की स्लाइड में डिस्कस किया था, प्रीवियस स्लाइड में, कि आपकी टैक्सेबल इनकम ठीक है। कॉम्बिनेशन है आपकी मल्टीपल इनकम का, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की भी है, कैपिटल गेन्स हुए हैं, क्या मामला हैं, ये सारे हैं, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, बहुत सारी चीजें आती है। वो जब हम फॉर्म डिस्कस करेंगे ना, अनफॉर्चुनेटली मैं मुझे आपको फॉर्म दिखाना था 1040, बट वो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया हम लोग ग्लिच की वजह से, तो दैट्स वाई मैं बता नहीं पाया, अदरवाइज वो सब चीजें डिस्कस होंगी। तो आप इसको देख के घबराए नहीं, क्या इसके अंदर क्या क्या है, ये खाली आपकी नॉलेज के लिए कि परसेंटेज क्या है और क्या ब्रैकेट्स होते हैं, कि ब्रैकेट लगता किस तरह हम का है। फॉर्म पे फिजिकल वर्कआउट करेंगे फॉर्म के ऊपर जैसे हम आए। जी अच्छा सर, जी, सेकंड आपकी जो क्वेश्चन मेरा ये प्रैक्टिकल, था, जी जी, जैसे हम आप, यहाँ पे पाकिस्तान में जी अमर आपकी आवाज कोई डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत। IRIS जो जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे हम यहाँ पे IRIS यूज करते जी हैं जी, पाकिस्तान के अंदर, आयरिस जी, आयरिस जी। फॉर्म है उनका, जो फॉर्म है IRS, तो उस पे फिजिकल भी हम वर्कआउट करेंगे कि नहीं? नहीं करना है, प्रैक्टिकल है सर। मैं 90% प्रैक्टिकल जब ही पहले ही मेंशन किया हुआ था, जब ओरिएंटेशन में हुआ था, ये बताया गया था कि 90% इट्स प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्योंकि हमारा मैं मकसद खुद यही एक है। ऐसा कंसल्टेंट हूँ, जी जी मैं जी खुद जनाब, टैक्स वगैरह देखता हूँ, इस माशाल्लाह। वजह से मैंने कहा कि वहाँ का। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हैं सर। ठीक है प्रो सर, बस कनेक्ट की थैंक यू। आपको प्रो कनेक्ट की आईडी दी जाएगी आपको, हम आपको आईडी बना के देंगे, बिकॉज अब वो थोड़े आईडी में रिस्ट्रिक्शंस है, तो हम आपको बना के इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूट आपको। और उसमें प्रैक्टिकल होगा, 90% कोर्स प्रैक्टिकल है। ये तो खाली आज एक दिखाना है स्ट्रक्चर, मतलब ब्रैकेट ना बताऊं डायरेक्ट ले आऊं, तो आपको थोड़ा तो कॉन्सेप्ट पीछे बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना, नहीं, सिस्टम वर्क किस तरह करता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। नो वरीज जी। नेक्स्ट प्लीज अनीक, आप कर, रमजान साहब आप अपना हैंड रेज किया हुआ प्लीज वो करते हैं, आपका जवाब हो चुका था। जी अनीक प्लीज। हो गया है। सर। वालेकुम अस्सलाम अनीक। सर ये टैक्स रेट्स जो है ये फॉर इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट के टैक्स रेट्स अलग हैं? ये देखें पूछना था। वही मैं कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है ना, तो अभी अच्छा, मतलब हाँ, कॉर्पोरेट के टैक्स ये स्लैब्स और खाली रेट्स मैंने वगैरह स्ट्रक्चर सारे दिखाया अलग है। हैं। कॉर्पोरेट सी कॉर्प में कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 30%, का मैं कह रहा हूँ सही है। वो डिटेल आगे जाके होगी, तो उसमें आप बेफिक्र है, खाली एक स्ट्रक्चर बताया है कि इंडिविजुअल का किस तरह का ब्रैकेट होता है, क्या परसेंटेजेस हैं, 10% से स्टार्ट होता है, 37% पे जाता है। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या ब्रैकेट्स हैं, वो खाली एक पिक्चर दिखाई हुई ठीक है ठीक है ठीक, मतलब इसमें पार्टनरशिप कॉर्पोरेट टैक्स सब हर किसी का स्लैब अलग है, टैक्स ब्रैकेट्स वो अलग मैं हैं। देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले रमजान के भी आई हम्म। गेस यही सवाल था, तो मैं ये कह रहा हूँ वो आगे जाके अभी मैं बताऊंगा तो वो ना नहीं समझ नहीं में नहीं, वो आएगा बस ना कंफर्म बताने का कर रहा फायदा था, होगा। हाँ। नहीं वो नहीं आगे नहीं, जाके ठीक है इंशाल्लाह। सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। जी जी, एनीवन एल्स? ये सैमसंग से जा रहा है प्लीज। और कौन सवाल करना चाह रहे हैं? सर फैसल एक छोटा सा क्वेश्चन फैसल है, हमारा फैसल कौन सवाल जी कर रहे सर। हैं? यूएस है और साथ ही मीनवाइल किसी की प्रॉपर्टी होती है कनाडा में, तो उसका भी टैक्स इधर से ही पे होगा, तो उसकी कोई बुकलेट होती है कि वो हमें कैसे होगा कि उसका टैक्स, कनाडा का टैक्स कैसे निकालेंगे? वाई कनाडा, देखिए ये टॉपिक यूएस का है, तो हम कनाडा की बात, आई एम सॉरी, सर मुझे इतना यूएस के अलावा कहीं प्रॉपर्टी होती है ना उसकी, तो जी वो उसकी प्रॉपर्टी वो शो तो करेगा ना अपनी कि मेरी अगर अदर कंट्री में प्रॉपर्टी है नहीं, वो फॉरेन यूएस। एसेट्स की बात कर रहे हो, वो सब चीजें होती हैं, वो मैं कह रहा हूँ इट्स प्रीटी प्रीमेच्योर अभी अभी, अगर ये मैं कह रहा हूँ टॉपिक से स्टिक रहे हैं, वो आगे सब चीजें कवर होंगी। 1040 हम पूरा करेंगे, 1040 में जो चीजें आती है वो सब पता ही जाएंगी आपको। अभी ये बहुत प्रीमेच्योर सवाल हो जाएगा, बिकॉज समझाने का रूम नहीं है। वो जब टॉपिक सामने होगा समझाना बहुत आसान होगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा, राइट? जी सैमसंग और ये सवाल फैसल का था। फैसल आपका सवाल था ये वाला? नहीं सर, ये मैं मुझे क्वेश्चन करना है, ये करूँ मैं सैमसंग क्वेश्चन? किसका है, जिन्होंने अभी ये स्क्रीन पे भी पेन से मार्क किया, वो कौन है? मतलब आप अपनी स्क्रीन प्लीज यूज ना करें, उस पे जो आप ने पेन से किया हुआ है, आई थिंक सैमसंग एसएन जो करके आ रहा है उन्होंने किया है, मेक श्योर कि इस तरह ना करें। थैंक यू। सर मैं जी क्वेश्चन करूँ फैसल जी ही? फैसल प्लीज गो ऑन। अच्छा सर, आपने जब शुरू में फॉर्म्स की डिस्कशन की थी और फॉर्म की टाइप्स बताई थी, उसमें सी कॉर्प, एस कॉर्प बताया, पार्टनरशिप का बताया,
जी तो सर जनाब। इसमें एलएलसी का आपने कोई नहीं बताया, कोई जिक्र देखिए नहीं किया। एलएलसी फॉर्मेशन का टॉपिक है, वो तो करेंगे हमारे मोहतरम बशारत साहब, राइट। बट ये एलएलसी ही होती है, आप इसको एलएलसी फॉर्म करते हो, पहले लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट वो ओके। जो है कवर होगा वो बशारत साहब के होगा। अच्छा मीटिंग जो है प्लीज वो 10 मिनट्स में एंड होने वाली है, तो जिनके टॉपिक रिलेटेड सवाल हैं प्लीज वो कर लें ताकि किसी को कोई मसला ना हो। थैंक यू। सैमसंग वाला जो है वो कौन है, प्लीज वो अपना माइक भी म्यूट करने का, सवाल नहीं है तो, बिकॉज वो सवाल भी नहीं आ रहा। और जी हैंड रेस किया हुआ है सैमसंग, आपकी आवाज नहीं आ रही सैमसंग, जिनका भी है प्लीज काइंडली अपने, अगर सवाल है तो इंट्रोड्यूस कर दें, और आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आप लुकमान आप पूछ लें। मंसूर आप पूछ लें। जी मंसूर। तो चलें अभी मैं कंक्लूड करता हूँ क्लास को। आई होप जी वाइफ कौन जी इंट्रोड्यूस करवा दें प्लीज। मंसूर, जी मंसूर फरमाइए प्लीज। जी मंसूर। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है ये जो जॉब्स वगैरह होती हैं उसमें टाइमिंग्स क्या होती हैं? लेट्स सपोज जैसे हम लोग जॉब जी करने वाले लोग देखें डिफरेंट हैं बहुत, जो बीपीओज हैं हर किसी, वो बीपीओज हैं वो तीन मतलब तीन टाइमिंग्स भी चल रही होती हैं ऐसी, तो डिपेंड्स। अब जो जिस बीपीओ में मैं हूँ तो हम फॉलो कर रहे हैं सीएसटी टाइम, मतलब सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, जो कि टैक्सेस बेस्ड जो होता है। तो वो शाम, अभी वो डे लाइट सेविंग का ख़त्म हो रहा है, तो वैसे तो करंटली 7 से चल रही थी टाइमिंग गोइंग ऑन फॉरवर्ड, और अब 8 बजे से हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम करो, कोई 3 बजे भी चला रहा होता है दोपहर के, कोई सुबह भी कर रहा होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। रात का काम इस वजह से होता है कि यूएस में सुबह होती है, तो 12 घंटे 10 घंटे आप पीछे चले जाएं, तो ये भी मामला है। तो इट ऑल डिपेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जी सही मंजूर। चलें, थैंक यू ऑल। आई होप सेशन ये है बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। वी आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम, तो उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी मंसूर, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको, आई होप। यस सर, मिल गया। अच्छा जी चलें। जी सैमसंग से जो है वो प्लीज वीडियो अपनी, मैं इनकी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, कोई सवाल है तो प्लीज कर लें। सैमसंग एसएम करके जो आ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा एनीवन एल्स? हसन अली आपने रेस किया है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी हसन पहले? नो सर। सर मैंने एक्चुअली सर पहला लेक्चर नहीं था लिया आपका, जी जी, वो रिकॉर्डेड तो सर है, उसका वो लिंक मिल रिकॉर्डेड है, सकता? यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं ओरिएंटेशन वाला। जी ठीक है सर। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये कोर्स सर किन लोगों के लिए है सर? मेरी जैसे मेरा बैकग्राउंड एज ए इंजीनियर और राइट। समझ लें एज अ मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सर करेक्ट। क्या ये मैं और मेरा विद इन फ्यू मंथ मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा हूँ वैसे भी, तो क्या सर मैं सूटेबल हूँ इस कोर्स के लिए? देखिए ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप ये मशवरा चाह रहे हैं कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहा हूँ तो वहाँ पे यूएस टैक्सेशन काम आएगा मेरे लिए, तो मैं इसमें आपको राय नहीं दे सकता, बिकॉज वहाँ का टैक्स का सिस्टम टोटली डिफरेंट है, राइट। तो मामला ये है कि ओके। ये मैं कहूँ कि जी काम आएगा तो गलत बयानी हो जाएगी, तो गलत बयानी करनी नहीं। सही, आप यूएसए में तो इंजीनियरिंग, आएगा ना सर? हाँ नहीं यू पाकिस्तान में भी काम आ सकता है, बट इसके लिए मैं मशवरा वो ये इशू देता नहीं हूँ है, कि वो आपका इशू थोड़ा नहीं है। फाइनेंशियल, मतलब आपकी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत एक्सपर्ट नहीं होने चाहिए, बट एटलीस्ट हाँ आपको नंबर्स पता हो, अकाउंटिंग वर्क किस तरह करती है, क्या चीज़ है। आप कर तो अभी भी सकते हो, बट आपको थोड़ा फिर अकाउंटिंग लर्न करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कर ही नहीं सकते, ये लास्ट ओरिएंटेशन में भी बात हुई सर, थी। वो तो जी हाउ नाउ है मेरी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग में, वो परफेक्ट, इशू बेहतरीन। नहीं है इतना। देखिए अगर तो आप विलिंग है ना, मजीद मैं ये ये समझता हूँ सर इफ यू, जी ये जो आप हाउ प्लीज। नाउ कहते हैं, हाउ नाउ सर मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटिंग का हाउ नाउ ये 4 5 6 दिन का काम है सारा जी मेरे अकॉर्डिंगली, बिल्कुल, अगर क्योंकि आप मैंने मैंने एजुकेटेड हैं जी। मैंने हाँ इससे भी शायद काम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सर्टिफिकेशन वगैरह की हैं, ये माशाल्लाह, पीएमपी है यूएसए की, हेल्थ माशाल्लाह, एंड सेफ्टी यूके से। तो मैं ये समझता हूँ कि एक नया एक स्किल सेट मेरे सर ऐड हो जाएगा अच्छी एक बात है, अच्छी बात। एजुकेशन में। क्या सर ये फायदा देगा इन फ्यूचर इन यूएस से इंशाल्लाह यूएस से देखिए, जाके मुझे फायदा देगा ये चीज? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल देगा,
मैं जहाँ तक समझता हूँ मैं बहुत यानी कि अपनी बूमिंग जॉब फील्ड है, छोड़ना चाहता हूँ। आपको देगा। आपको अगर हाँ। एक्सपीरियंस आप इसमें इंडस्ट्री में रहते हो, एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेते हो, तो एडेड एडवांटेज है आपको, हाँ। नो डाउट। चांस अच्छा। क्या एक आम बंदा, इसका एक प्राइवेटली अपना बिजनेस कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल एनरोल एजेंट का है ना, एनरोल एजेंट बताया जाएगा आपको इस कोर्स में किस तरह आप उसके लिए कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप P10 ले सकते हैं, प्रिपेयर बन सकते हैं, आगे जाके एनरोल एजेंट बन सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप यूएस जाएं तो इंशाल्लाह आपको ओके ओके। इस कोर्स से फायदा होगा। हाँ, क्योंकि आप देखें विलिंग है, आप कह रहे हैं कि नहीं अकाउंटिंग मुझे आई कैन मैनेज, मुझे आती भी है थोड़ी बहुत और मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो इट्स गुड फॉर यू, नो वरीज। ओके सर, ये ड्यूरेशन क्या कोर्स की? 2.5 मंथ, 50 आवर्स का तकरीबन होगा, 2.5 मंथ है। वो फिफ्टीन आप पूछ सकते हैं, 15 आवर्स। मैनेजमेंट से भी सवाल कर सकते हैं कि वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे इस सवाल। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू ऑल। आए वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सॉरी हर किसी का जवाब तो नहीं सकते, पर मेन यही था कि जो रिलेटेड आज का कोर्स कवर किया है हमने उसमें हम सवाल कर लें। तो जो मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह एक अच्छा डिलीवर हुआ है, तो मुझे कोई एक रिप्रेजेंट कर दे कि ओवरऑल कोर्स कैसा रहा, कोई एक दो बंदे इन जनरल जिनको लगा हो कि मतलब जिसको समझ में नहीं आया उसमें कोई एक बोल दे कि भाई समझ में कुछ भी नहीं है। ओवरऑल कोई एक रिप्रेजेंट कर ले, आगे जाके हो सकता है मैं एक जब प्रॉपर एक बन जाएगा तो कोई एक रिप्रेजेंट करने वाला, मैं कोशिश करूंगा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो आप लोगों का, ताकि वो आपके बिहाफ पे एक जर्नल फीडबैक दे सके। बिकॉज हमारी प्रायोरिटी है जी कि सर जो हम फरहान, जी ओके आप कंप्लीट कर लें प्लीज जी करिए। फाद प्लीज गो ऑन, फाद गो अहेड प्लीज। ओके श्योर, मैं ये कह रहा था कि आप फीडबैक मांग रहे थे ओवरऑल, जो है जो पेस रहा ट्रेनिंग का, जो जी जी, स्पीड ऑफ स्पीच रही आपकी, वो बहुत अंडरस्टैंडिंगेबल थी। थैंक और यू। पेजेस पे आपने हर प्रेजेंटेशन को रोकते हुए समझाया, जिसमें प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट हो गया। अब हो जी सकता है सबके डिफरेंट एक बैकग्राउंड से लोग आ रहे जी जी, हैं, आपने एक बंदे को कहा था रेस करने का, तो मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। थैंक हो यू। सकता है हमारे और भी कुछ साथी हो जिनको कोई बात ना समझ में आने वाली हो, तो वो फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाली क्लासेस के लिए, देखिए ताकि उस पर मैंने जो है यही फिर कोशिश की है, मेंटोर हमारे काम कर सकें। जी जी मैंने यही कोशिश की कि उर्दू में ज़्यादा इस्तेमाल करूं, बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्री में मैं हूं ना, तो इंग्लिश ज़्यादा कन्वर्जेशन में रहती है। सो डेफिनेटली बात है, अगर मैं उस वे में जाऊंगा तो फिर हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आप कोर्स लें, आप अपनी इंग्लिश भी, जो लगते हैं जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग नहीं कहता, आई डू ट्राई, मैं भी सीखता ही हूँ। सो मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को भी जो है ना कन्वर्जेशन में लाएं। और ये क्लास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उल्टी सीधी सब चलेगी, एटलीस्ट ट्राई। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश में भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं इस क्लास के जरिए, तो वो अपॉर्चुनिटी भी एक है, और आपका अपना नेटवर्किंग भी अच्छी बन सकती है। तो यूएस के लिए मैं प्रेफर करूंगा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, बेहतर से बेहतर करें। मैं भी सीखता रहता हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं अपने आप को स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ और कोशिश करता हूँ डेली सीखता रहूँ। सो ओवरऑल थैंक यू ऑल, आई होप कि आप लोगों ने इससे वैल्यू हासिल की होगी। तो फॉर द अपडेट, कल क्लास नहीं होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी। और वो सर क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सर बशारत ने लास्ट ओरिएंटेशन बताया था कि कंपनी स्पॉन्सर्ड अलहमदिल्ला वी हैड अ गुड सीजन, तो हाई परफॉर्मर्स जो थे उनको कंपनी ने ट्रिप दिया है। तो मेरी कल की फ़्लाइट है बाकू की, तो फिर एक वीक की वो तकरीबन होगी। तो जो नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस हैं वो जो है सर बशारत साहब लेंगे, वो एलएलसी के हवाले से होंगी। देन इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू हम अपनी क्लास करेंगे। सो ये अपडेट थी, और वेल विशेस टू यू ऑल, अल्लाह आपको सबको कामयाबी अता करे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।